गुड मॉर्निंग बच्चों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अपने अपने घरों में सुरक्षित भी होंगे। नहीं है सुरक्षित, है ना? तो लेकिन सुरक्षित के साथ साथ पढ़ाई भी तो कर रहे होंगे ना बच्चों? कर रहे हैं, वेरी गुड। देखो, पढ़ाई करना बहुत ज़रूरी है, आपको पता है। क्यों ज़रूरी है ये भी आपको पता है, क्योंकि पुलिस कांस्टेबल के वो एग्ज़ाम की डेट आ गई है आपके राजस्थान पुलिस की, और उसके लिए हमें तैयारी भी करनी है। क्योंकि अगर तैयारी नहीं करेंगे तो नौकरी नहीं लगेगी, और जो बॉयज़ हैं यदि वो नौकरी नहीं करेंगे तो उनको छोकरी कैसे मिलेगी, बताओ आप मुझे। तो हर चीज़ को, अच्छा गर्ल्स को भी पढ़ना ज़रूरी है भाई, क्योंकि आजकल तो गर्ल्स बॉयज़ सब इक्वल है ना? चलो, अच्छी बात है। अब देखो, मैं जय भारत ऑनलाइन क्लासेस में बच्चों अन्नपूर्णा व्यास आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करती हूँ। बच्चों, कल की क्लास के अंदर अपन ने क्या पढ़ा था? तो कल मैंने आप लोगों को राजस्थान के एकीकरण की बहुत ही अच्छी शुरुआत के साथ आप लोगों को बताया था कि सबसे पहली बात, राजस्थान के एकीकरण की शुरुआत अपन ने कहाँ से करी थी? जुलाई 1945 में ब्रिटेन में चुनाव से हमने शुरुआत करी थी। उसके बाद हमने देखा था कि आखिर रियासतों को किस तरीके से भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम आया, जिसके तहत 2 शर्तें हमारे सामने आई, और उन शर्तों के तहत राजस्थान के अंदर कौन सी रियासतें थी जो अपना स्वतंत्र अस्तित्व रख सकती थी। उसके बाद में बच्चों अपन ने देखा था कि रियासती विभाग, रियासती सचिवालय की स्थापना हुई थी, और रियासती विभाग ने इन रियासतों को 15 अगस्त 1949 के पहले भारत में सम्मिलित होने की घोषणा करी थी। और बच्चों, मैंने आपको ये भी बताया था कि रियासती विभागों ने 15 अगस्त 1949 के पहले विलय पत्र के ऊपर हस्ताक्षर भी कर दिए थे, और हस्ताक्षर करने के बाद में भी रियासतें अपने अपने अस्तित्व में ही रह रही थी और अपने अपने तरीके से अपना जीवन यापन चल रहा था। तो रियासती विभाग क्या चाहता था बच्चों? रियासती विभाग ये चाहता था कि ये सभी रियासतें पूर्ण रूप से भारत में विलय हो जाए। तो अब इन्हें पूर्ण रूप में भारत में विलय कैसे किया जाए भाई? क्योंकि राजस्थान में 4 रियासतें ऐसी थी जो अपना स्वतंत्र अस्तित्व रख सकती थी। उसके अलावा जितनी भी छोटी रियासतें थी और जो भी आपके 3 ठिकाने थे, वो सब स्वतंत्र नहीं रह सकते थे। उन्हें या तो किसी और रियासत के साथ मिलकर के अपने आप को स्वतंत्र इकाई घोषित करना होगा, या फिर उन्हें भारत में राजस्थान में विलय होना। अपन राजस्थान की बात करते हैं तो उन्हें राजस्थान में विलय होना पड़ेगा। अब साहब, राजस्थान में विलय होने के लिए हस्ताक्षर तो कर दिए सब शासकों ने, लेकिन बच्चों सब शासक अपने अपने तरीके से जीवन यापन कर रहे थे। ठीक है, अब शासक अपने तरीके से जी रहे हैं, लेकिन रियासती सचिवालय, रियासती विभाग क्या चाहता है कि भाई साइन तो हो गए, लेकिन अब फिर भी इन्हें एक वर्तमान जो हमारा राजस्थान अभी हमारे सामने है, उस राजस्थान के रूप में लाना था सरदार वल्लभ भाई पटेल को। तो उन्होंने प्रयास किए इसके लिए। अब वो तो प्रयास क्या कर रहे हैं कि राजस्थान बन जाए, सारी रियासतें भारत में विलय हो जाए, राजस्थान का, पूर्ण राजस्थान का विलय भारत में हो जाए। वो तो ये प्रयास कर रहे हैं बच्चों। लेकिन इसके साथ ही हमारे यहाँ के जितने भी शासक थे 19 रियासतों के, वो सब शासक क्या प्रयास कर रहे थे? वो सब शासक आपसी प्रतिद्वंद्विता, आपसी मतभेद और आपसी अविश्वास की वजह से वो सम्मिलित ना होकर के अलग अलग प्रयास कर रहे थे कि हम किस तरीके से हमारा स्वतंत्र अस्तित्व रख सकते हैं, या हम किस तरीके से पाकिस्तान में जा सकते हैं। ये प्रयास चल रहे थे उन शासकों के द्वारा। तो बच्चों, वो क्या प्रयास चल रहे थे एक बार सुन ले, उसके बाद मैं आपको नोट सारा करा दूंगी। देखो, कल मैंने चर्चा करी थी आपके सामने कि आपके प्रथम चरण का निर्माण हुआ था 18 मार्च 1948 को। ठीक है बच्चों, तो पहली चर्चा अपन ये कर रहे हैं कि आखिर कौन कौन थे जो ये प्रयास कर रहे थे कि स्वतंत्र इकाई रह जावे। ठीक है, स्वतंत्र वो बन जावे, जबकि रियासती सचिवालय क्या प्रयास कर रहा है कि छोटी छोटी इकाइयां बना करके अपन एक काम करते, एक राजस्थान का निर्माण कर देते हैं, जो कि ये है आपके सामने, ये बनकर आया। लेकिन इसके बनकर आने से पहले शासक क्या प्रयास कर रहे थे? ठीक है ना, अपन इसकी चर्चा करते हैं। तो अपन देखते हैं मेवाड़ को पहले एक बार। मेवाड़ क्या है? उदयपुर के शासक कौन है? भूपाल सिंह जी। तो ये जो मेवाड़ के शासक थे ना, भूपाल सिंह जी,
ये क्या सोच रहे थे कि मेवाड़ का खुद का अपना एक इतना गौरवशाली इतिहास रहा है, मेवाड़ अपने आप के अंदर एक बहुत ही बड़ा वर्चस्व रखता है और राजस्थान की सबसे प्राचीन रियासत है मेवाड़। तो बच्चों, मेवाड़ किसी के आगे क्यों झुकेगा, मेवाड़ किसी के साथ क्यों सम्मिलित होएगा? तो भूपाल सिंह जी चाह रहे थे कि मेवाड़ में अपना खुद की एक स्वतंत्र इकाई रह जावे, वो एक स्वतंत्र अपना बना दे राष्ट्र और दूसरी रियासतें उनके साथ सम्मिलित हो जावे, क्योंकि मेवाड़ तो इस शर्त को भी पूरा करता था। 10 लाख जनसंख्या थी उसकी, 1 करोड़ से ज्यादा आबादी थी मेवाड़ की, नहीं थी? थी। तो अब ये चाह रहे थे साहब, कौन चाह रहे थे? भूपाल सिंह जी। अब भूपाल सिंह जी ये चाह रहे थे, तो भूपाल सिंह जी ने क्या किया, मालवा और गुजरात के शासकों को अपने यहाँ बुलाया। 25-26 जून 1946 को एक सम्मेलन किया और उस सम्मेलन के अंदर बच्चों 22 राजा महाराजा इकट्ठे हुए थे और उन 22 राजा महाराजाओं को इकट्ठा करके भूपाल सिंह जी ने कहा कि मैं एक राजस्थान यूनियन नाम का एक संघ बनाना चाहता हूँ, एक इकाई बनाना चाहता हूँ और आप सभी लोग मेरे साथ सम्मिलित हो जाए। मैं सबको अपने अपने अधिकार दूंगा ताकि हम भारत के अंदर, हम अपने भारत की तरह हम अपना एक स्वतंत्र अस्तित्व बना करके रह सके। ये प्रयास कौन कर रहे थे? मेवाड़ के शासक भूपाल सिंह जी कर रहे थे साहब। ये भूपाल सिंह जी तो ये प्रयास कर रहे थे। दूसरी तरफ आपके जो जयपुर के शासक थे वो राजस्थान संघ बनाना चाह रहे थे, ढूंढान संघ बनाना चाह रहे थे। तो उन्होंने भी अपने आसपास के शासकों को इकट्ठा किया कि आप सब मेरे साथ सम्मिलित हो जाओ, मैं अपना एक अलग से संघ बना लूंगा। इसी के साथ में डूंगरपुर के शासक महारावल लक्ष्मण सिंह, डूंगरपुर के जो शासक है लक्ष्मण सिंह, वो क्या प्रयास कर रहे थे बच्चों? डूंगरपुर के लक्ष्मण सिंह जी क्या चाह रहे थे कि भाई वो शर्तों को तो पूरा नहीं करते, लेकिन वो प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, कुशलगढ़ इन सब को मिला करके अपना एक अलग ही वागड़ संघ बनाना चाह रहे थे। उसी के साथ में इस तरह कोटा के शासक भीम सिंह जी को झालावाड़, बूंदी इन सब को मिला करके एक हाड़ौती संघ बनाना चाह रहे थे। बीकानेर के शासक अपना लोहारू राज्य बनाना चाह रहे थे। तो बच्चों, इस तरीके से राजस्थान के सभी क्षेत्रों के शासक छोटी रियासतों को अपने साथ मिला करके अपना एक स्वतंत्र अस्तित्व रखना चाह रहे थे, अपना स्वतंत्र राज्य बनाना चाह रहे थे। ठीक है बच्चों, यहाँ तक समझ में आया? लेकिन ये सब तो अपना स्वतंत्र राज्य बना रहे थे, लेकिन मैंने आपसे चर्चा करी थी पिछली क्लास के अंदर, यदि आपको ध्यान हो तो नरेंद्र मंडल के अध्यक्ष, छठे अध्यक्ष हमीदुल्ला खां, हमीदुल्ला खां का नाम पढ़ा अपन ने भी पिछली क्लासों के अंदर। तो हमीदुल्ला खां जो थे ये मोहम्मद अली जिन्ना के सहयोग से, मोहम्मद अली जिन्ना हमीदुल्ला खां के कंधे पर रखकर बंदूक चला रहे थे। हमीदुल्ला खां भोपाल के नवाब थे। अब ये हमीदुल्ला खां जो है ये भोपाल को कहाँ मिलाना चाह रहे थे? पाकिस्तान में मिलाना चाह रहे थे। लेकिन बच्चों, भोपाल को पाकिस्तान में मिलाने से पहले अब भोपाल और पाकिस्तान के बीच में, भोपाल भारत के मध्य में और राजस्थान के नजदीकी क्षेत्र के मेवाड़ के नजदीक पड़ता है। तो अब भोपाल को पाकिस्तान में जाने के लिए बहुत सारी रियासतों को क्रॉस करना पड़ता है, जैसे कि मेवाड़, मारवाड़, आपके बड़ौदा, इन सब जगहों को यदि ये सारी जगह पाकिस्तान में मिलती है तो ही भोपाल पाकिस्तान में मिल पाएगा ना। ऐसा नहीं कि केवल भोपाल का क्षेत्र को पाकिस्तान नाम दे देंगे, नहीं, वो एरिया पूरा पाकिस्तान में मिलेगा तभी वो पाकिस्तान में मिल सकते हैं। तो ये जो हमीदुल्ला खां है ना, इनका संबंध कहां से हुआ था? आपके जो धौलपुर के शासक है डी यानी धौलपुर के शासक है उदयभान सिंह जी। तो ये जो धौलपुर के शासक है उदयभान सिंह जी, इन उदयभान सिंह जी की मुलाकात हमीदुल्ला खां से हुई थी। तो हमीदुल्ला खां ने उदयभान सिंह जी को कहा कि आप भारत में रहोगे तो आपको क्या मिलेगा यार, आप मेरा एक काम करो। बोले क्या? बोले आप है ना मारवाड़ के शासक जो है ना, जोधपुर के शासक है हनुमान सिंह जी, उनको समझाओ यार, उनको कहो कि आप पाकिस्तान के अंदर सम्मिलित हो जाओ, मैं आपको बिल्कुल सर्वे सर्वा बना दूंगा। तो धौलपुर के शासक ने हनुमान सिंह जी को समझाया। तो हनुमान सिंह जी ने कहा कि यार मैं अकेला जाकर क्या करूंगा, एक काम करते हैं मेवाड़ को भी ले चलते साहब। तो अब मेवाड़ को शामिल करने के लिए हनुमान सिंह जी भोपाल सिंह जी के पास जाते हैं। ठीक है, सुनना अच्छे से। तो हनुमान सिंह जी किसके पास गए? भोपाल सिंह जी। भोपाल सिंह जी कहाँ के शासक है? मेवाड़ के शासक है। तो मेवाड़ के शासक हनुमान सिंह जी मेवाड़ के शासक भोपाल सिंह जी के पास में गए। हनुमान सिंह जी कहाँ के शासक है? जोधपुर के। भोपाल सिंह जी कहाँ के शासक है? मेवाड़ के। हनुमान सिंह जी कहाँ गए? मेवाड़ गए।
मेवाड़ जाकर के इन्होंने कहा, हनुमंत सिंह जी ने भोपाल सिंह जी से कि मैं क्या कहता हूं आपको, या फिर पत्र लिखा, कुछ किताबें बोलती पत्र लिखा, कुछ बताती कि वो खुद गए थे। तो उन्होंने कहा कि भोपाल सिंह जी मैं क्या कह रहा हूं, अपन एक काम करते हैं, अपन पाकिस्तान चलते हैं, क्योंकि यहां पर रहेंगे तो हम हमारा अस्तित्व खो देंगे। पाकिस्तान के अंदर चलते हैं। मोहम्मद अली जिन्ना कह रहे हैं कि हम आपको वहां का सर्वे सर्वा बना देंगे। तो भोपाल सिंह जी ने थोड़ी देर तो सोचा और बाद में भोपाल सिंह जी ने क्या कहा, सुनना अच्छे से, एग्जाम में भी पूछा जाता है। ये सारी बातें मैं आपको आगे नोट कराऊंगी, आप निश्चिंत रहें। तो भोपाल सिंह जी ने हनुमंत सिंह जी से क्या कहा, हनुमंत सिंह जी से कहा कि भाई देखो, मुझे क्या करना चाहिए, पाकिस्तान में रहना चाहिए, भारत में रहना चाहिए, या अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाकर रहना चाहिए, इसका फैसला मैं नहीं करूंगा, इसका फैसला तो मेरे पूर्वज ही कर गए। क्या कहा उन्होंने कि इसका फैसला तो मेरे पूर्वज ही कर गए। बोले पूर्वज कैसे कर गए? तो बच्चों, मेवाड़ वह क्षेत्र है जहां पर महाराणा प्रताप जैसे शिरोमणि पैदा हुए, जहां पर राणा सांगा जैसे योद्धा पैदा हुए, जिन्होंने मुगलों को खदेड़ने के लिए, अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति लगा दी, जो जंगलों में भटके, जिन्होंने घास फूस की रोटी खाई। बोले जिन्होंने मुगलों को खदेड़ने के लिए इतना कुछ किया, और आप कह रहे हो कि मैं उसी राज्य को मुगलों में ही मिला दूं। यानी मुझे क्या करना चाहिए, इसका फैसला तो मेरे पूर्वज ही कर गए हैं कि मैं मुगलों के साथ नहीं जा सकता, वो मुझे ये आदेश देकर नहीं गए हैं, इसलिए मैं नहीं बहक सकता। क्योंकि यदि उस समय मेरे पूर्वज बहके होते तो आज मेरे पास में हैदराबाद से भी बड़ी रियासत होती। यदि मेवाड़ के शासक बहक गए होते तो मेवाड़ का इतिहास कुछ और होता। बोले हमारे यहाँ के पूर्वज बहके होते तो आज मैं मेवाड़ का शासक नहीं होता, छोटी रियासत का मेरे पास में हैदराबाद से भी बड़ी रियासत होती। ये कथन किसका था? भोपाल सिंह जी का था। भोपाल सिंह जी ने कहा भाई मैं स्वतंत्र भले ही रह सकता हूं, लेकिन मुगलों के साथ पाकिस्तान नहीं जाऊंगा, मैं हिंदुस्तान में शामिल हो जाऊंगा। ये कथन भोपाल सिंह जी ने कही। और जब भोपाल सिंह जी ने हनुमंत सिंह जी से ये कथन कहा तो हनुमंत सिंह जी दोबारा जाने की हिम्मत ही नहीं हुई साहब हनुमंत सिंह जी की भोपाल सिंह जी के पास में। ठीक है साहब, समझ में आ गया तक? चल, अब हनुमंत सिंह जी कहाँ आ गए? जोधपुर आ गए। और हनुमंत सिंह जी ने जबरदस्ती जोधपुर को कहाँ मिलाने का प्रयास किया? पाकिस्तान में। तब ये जो आपके माउंटबेटन है ये भी गए थे उन्हें समझाने के लिए, वीपी मेनन में गए थे। तब इन्होंने पेन पिस्टन भी तान दी थी माउंटबेटन के ऊपर कि भैया ना आप मेरे से जबरदस्ती नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये सभी शासक और आसपास के क्षेत्र के लोग क्या प्रयास कर रहे थे कि भाई भारत में विलय ना हो। हस्ताक्षर तो कर दिए, हम भारत में विलय ना हो करके इस तरीके से स्वतंत्र क्षेत्र बनाएं या पाकिस्तान में जाएं। ठीक है, समझ में आया? ये सारी समस्याएं, ये सारी बाधाएं आ रही थी। अब देखो अच्छे से, ये क्या है आपका? प्यारा राजस्थान, रंगीला राजस्थान। ये जो राजस्थान है इसके बारे में मैंने आपको बताया। ये राजस्थान बनकर के आपके सामने कब आ रहा बच्चों? ये आ रहा है आपके सामने 1 नवंबर 1956 को। कब आया है आपके सामने? 1 नवंबर 1956 को। ठीक है, और हमारा जो रियासती विभाग है, रियासती सचिवालय विभाग जो था, रियासती विभाग के आपके अध्यक्ष कौन थे भाई? रियासती सचिवालय। रियासती सचिवालय के अध्यक्ष जो थे सरदार पटेल। लिखा चुकी हूं मैं आपको, सरदार पटेल। और जो वीपी मेनन है सचिव, ये सब क्या प्रयास कर रहे थे भाई? ये वीपी मेनन और सरदार पटेल जो है ऐसा राजस्थान बनाना चाह रहे थे ये लोग। ठीक है, राजस्थान बनाने का निर्माण करना चाह रहे थे। तो अब ये राजस्थान कैसे बनावे? तो इन्होंने क्या सोचा? इन्होंने सोचा कि यार छोटी छोटी इकाइयों को मिला करके, क्योंकि क्या था हमारे पास में 4 रियासतें ही ऐसी थी जो कि जैसे कि आपके जोधपुर, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और उदयपुर, ये ही ऐसी रियासतें थी जो अपना स्वतंत्र अस्तित्व रख सकती थी। ठीक है, इसके बाद में जो बाकी की रियासतें थी वो अपना स्वतंत्र अस्तित्व नहीं रख सकती थी, तो उन्हें तो किसी न किसी के साथ सम्मिलित होना ही था। तो सरदार पटेल ने इन्होंने सोचा कि यदि
ऐसे छोटी छोटी रियासतों को मिला करके अपन एक एक इकाई बनाते चलें और यदि उन्हें सम्मिलित करते जाएं तो इससे हमारे राजस्थान का निर्माण हो सकता है। तो इन्होंने क्या सोचा कि यार एक काम करते हैं, सम्मिलित होने के लिए अपन क्या करते हैं, ये जो क्षेत्र है देखना, ये अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली, यदि इस क्षेत्र को अपन मिला दें तो इस क्षेत्र को मिला करके अपन एक इकाई बना ले तो ये एक स्वतंत्र इकाई हो जाएगी। ये शर्तों का पालन भी करने लग जाएगी, ये एक इकाई हो जाएगी और एक इकाई को अपन राजस्थान का नाम दे देंगे। तो इनके सम्मिलित होने से धीरे धीरे और भी रियासतें शामिल होने लग जाएगी। तो इन्होंने क्या प्रयास किया साहब, इन्होंने सोचा कि अपन इनको इकट्ठा करते हैं तो A, B, C प्लस D। ए का मतलब क्या है बच्चों आपके, अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर। कल जो टेबल बनवाई थी उसमें पहले चरण के अंदर अपन ने नाम लिखे थे ABCD, अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर। ये इसके मतलब है आपके। कल टेबल याद करने और उसमें से क्वेश्चन सही करने के वे से आपको वो टेबल याद कराई। अब हम उस टेबल के हर एक चरण को समझ रहे हैं। तो प्रथम चरण के अंदर इन 4 रियासतों को मिलाने का सोचा गया। ठीक है बच्चों, अब इन 4 रियासतों को मिलावे, लेकिन मिलाने के लिए सबसे पहले शुरुआत कहां से करें, यहाँ के शासकों से भी तो बात करनी पड़ेगी, नहीं करनी पड़ेगी, करनी पड़ेगी। तो बच्चों अलवर के जो शासक थे, अलवर के शासक कौन थे, तेज सिंह जी। अलवर के शासक का नाम क्या था, तेज सिंह जी। भरतपुर के शासक कौन थे, ब्रजेंद्र सिंह जी। भरतपुर के शासक है ब्रजेंद्र सिंह जी। करौली के शासक है गणेश पाल जी। करौली के शासक कौन है, गणेश पाल जी। और धौलपुर के शासक कौन है आपके, उदयभान सिंह जी। उदयभान सिंह जी। अभी यह शुरुआत कहां से करें, किसको सबसे पहले कहे कि भाई हम आप चारों को इकट्ठा करना चाह रहे हैं। तो इसके लिए क्या हुआ, उसी समय एक घटना ध्यान में आई। आपको ध्यान होगा 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी जी की मृत्यु हो गई थी। महात्मा गांधी जी की क्या हो गई थी, मृत्यु। महात्मा गांधी जी की मृत्यु हुई थी। इनकी मृत्यु, इनको किसने गोली मारी थी, किसने मारा था इनको, नाथूराम गोडसे। उनके एक परचूमे ने इनको मारा था, तो उसका नाम क्या था, नाथूराम गोडसे। नाथूराम गोडसे ने इनकी हत्या कर दी थी, ये बात अपन जानते हैं। तो बच्चों क्या हुआ था कि 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी जी की मृत्यु किसने कर दी थी, नाथूराम गोडसे ने। तो ये जो नाथूराम गोडसे है ना, ये नाथूराम गोडसे ने से 30 जनवरी को जब इन्होंने गांधी जी को मारा था, उससे 3 दिन पहले, 3 या 4 दिन पहले, कुछ दिन पहले ये जो अलवर के शासक है ना तेज सिंह जी, इनसे ये नाथूराम गोडसे मिलने आया था साहब। ठीक है, और बाहर के लोगों ने ये चीज ध्यान में रखी थी, किसी को ये पता था कि यार ये नाथूराम जी 1-2 बार तेज सिंह जी के घर पे आए गए हैं और नाथूराम गोडसे ने गांधी जी को मारा है। तो शक की जो सुई है वो किसके ऊपर जा रही थी, अलवर के शासक तेज सिंह जी के ऊपर जा रही थी। इनके ऊपर पुलिस केस लग रहा था। तो ये जो अलवर के शासक है ना तेज सिंह जी, इन्हें कहाँ ले जाया गया बच्चों, अलवर के शासक तेज सिंह जी को दिल्ली ले जाया गया। तेज सिंह जी को दिल्ली ले जाया गया। तेज सिंह जी को, ये लिख भी ले आप, जरूरी भी है ये, तेज सिंह जी को गांधी जी की मृत्यु के सिलसिले में, गांधी जी की मृत्यु के सिलसिले में दिल्ली ले जाया गया। दिल्ली ले जाया गया व इनसे विलय पत्र पर हस्ताक्षर करवाए गए। विलय पत्र पर
हस्ताक्षर करवाए गए। अब ये जो अलवर के शासक थे ना तेज सिंह जी, इनका गांधी जी की मृत्यु से कोई लेना देना नहीं था साहब, कोई संबंध नहीं था। जनरली एक मुलाकात हुई थी नाथूराम गोडसे से, लेकिन लोगों ने शक की नजर से देख लिया और तेज सिंह जी को दिल्ली ले गए साहब। दिल्ली ले जा करके इनको कैद कर दिया। अब कैद करके इनके लिए आयोग का गठन किया गया कि भाई इनकी जांच पड़ताल होवे। जांच पड़ताल ने तेज सिंह जी को निर्दोष घोषित कर दिया। अब तेज सिंह जी को आजाद नहीं किया, अभी जेल में कैद है, वहां दिल्ली जेल में कैद थे। तो ये सरदार पटेल और वीपी मेनन जो है इनके पास में गए इनसे मिलने के लिए और इनको कहा कि भाई कैसे हो। तेज सिंह जी ने कहा बिना मतलब फंस गया, मैंने तो कुछ किया ही नहीं है। तो सरदार पटेल ने कहा कि अभी भी रास्ता है अच्छे से बचने का, हम सब कुछ पहले जैसा कर देंगे, लेकिन हमारी एक शर्त है। बोले क्या? बोले तुम राजस्थान में विलय हो जाओ, अपनी रियासत को राजस्थान में मिला लो, साथ में भरतपुर, करौली और धौलपुर को भी मिलाएंगे। तो इस तरीके से तेज सिंह जी तैयार हो गए। जब तेज सिंह जी तैयार हो गए तो बृजेंद्र सिंह, गणेश पाल और उदयभान सिंह को भी कहाँ बुलाया गया? दिल्ली बुलाया गया। और दिल्ली बुला करके इनसे कहा कि अब आपकी एक इकाई बना रहे हैं, क्योंकि आप अलग अलग रहोगे तो आपकी कोई नहीं सुनेगा। यदि आप एक इकाई बन जाओगे तो आप सब भी अपनी मांग रख सकते हो, क्योंकि आप भी शर्तों को पूरा करने लग जाओगे। तो ये चारों तैयार हो जाते हैं साहब, चारों बोलते ठीक है बना लो संघ। तो बच्चों इन चारों को मिला करके ये संघ बनाया जाता है ABCD, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर का एक संघ बनाया जाता है। ये रहा आपके सामने अलवर, भरतपुर, करौली, अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली, इनको मिला करके संघ बनाया जाता है, जो कि हमारा क्या है? प्रथम चरण है। ये प्रथम चरण बनाया गया ABCD, अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर को मिलाकर। अब जब ये चरण बनाया गया तो इसका नाम क्या रखा गया बच्चों? इसका नाम रखा गया आपके मत्स्य संघ। इसका नाम क्या रखा गया? मत्स्य संघ। ये मत्स्य संघ किसके कहने पर रखा गया बच्चों? और इसका नाम मत्स्य संघ क्यों रखा गया? तो बच्चों सबसे पहली बात तो इसका नाम जो है मत्स्य संघ रखने वाले व्यक्ति का नाम है, इसका नाम मत्स्य संघ रखा गया KM मुंशी के कहने पर। KM मुंशी के कहने पर रखा गया। ये जो KM मुंशी है इनका पूरा नाम क्या है? कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी। इनका पूरा नाम क्या है? कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी इनका पूरा नाम है। ठीक है बच्चों, तो ये जो KM मुंशी है मत्स्य संघ के, इन्होंने कहा कि भाई इस क्षेत्र का नाम, ये जो इकाई बना रहे हो इसका नाम क्या रखोगे? मत्स्य संघ रखोगे। मत्स्य संघ क्यों रखा गया बच्चों? क्योंकि महाभारत काल के अंदर इस क्षेत्र को मत्स्य क्षेत्र के नाम से जाना जाता था। इस क्षेत्र को मत्स्य क्षेत्र कहा जाता था और ये वही मत्स्य क्षेत्र है बच्चों। इस क्षेत्र को महाभारत काल में इसे क्या कहा गया है? महाभारत काल में इसे मत्स्य कहा गया। यहां पर बच्चों पांडवों ने अपना अज्ञातवास बिताया था। पांडवों ने क्या बिताया था? यहां पर पांडवों ने अपना अज्ञातवास बिताया था। आपको पता है ना पांडवों को वनवास हुआ था जब उन्हें 1 वर्ष अज्ञातवास में बिताना था। अज्ञातवास का मतलब होता है कि उन्हें कोई पहचान नहीं सके। तो यहाँ पर अर्जुन जो है वो नृत्य सिखाने वाला बनकर रहा था, भीम वगैरह रसोईया बनकर रहे थे, नकुल सहदेव जो है गायें चराने वाले बनकर रहे थे। तो इस तरीके से बच्चों ये सभी ने अपना द्रौपदी दासी बनकर रही थी। तो इन सब ने यहाँ पर अज्ञातवास बिताया था। और जब अज्ञातवास पूरा हुआ था तो इस मत्स्य क्षेत्र के राजा ने अपनी बेटी उत्तरा का विवाह है अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु के साथ भी कर दिया था। तो ये यहाँ पर इसी महाभारत काल में इस क्षेत्र को मत्स्य क्षेत्र कहा गया, जिसकी राजधानी विराटनगर हुआ करती थी। इसलिए इसका नाम KM मुंशी ने क्या प्रेफर किया है? मत्स्य संघ। ये KM मुंशी जो है ना, ये एक बहुत अच्छे लेखक भी थे, बहुत अच्छी अच्छी कविताएं लिखा करते थे बच्चों। तो KM मुंशी साहब ने कहा कि भाई इस क्षेत्र का नाम अपन क्या रखेंगे? मत्स्य संघ रखेंगे। तो इन्होंने कहा कि भाई ठीक है आप रख दो और इसका विधिवत उद्घाटन भी करो अब अच्छे से। तो बच्चों इस मत्स्य संघ का जो है उद्घाटन किया गया। उद्घाटन कहाँ किया गया इसका? लोहागढ़, भरतपुर के लोहागढ़ दुर्ग में।
भरतपुर के लोहागढ़ दुर्ग में, इंपॉर्टेंट है, लोहागढ़ दुर्ग में मत्स्य संघ की प्रथम बैठक हुई, मत्स्य संघ का उद्घाटन हुआ। मत्स्य संघ की प्रथम बैठक मतलब सभी लोग इकट्ठे हुए, उद्घाटन वगैरह किया गया इसका। इसकी प्रथम बैठक कहाँ पर रखी गई है? भरतपुर के लोहागढ़ दुर्ग में रखी गई है। इसका उद्घाटन कौन करेंगे आप? इसका उद्घाटन करवाया गया, उद्घाटन करते का नाम आपको पता होना चाहिए, कमेंट में दीजिए। कल मैंने चर्चा करी थी बच्चों, ये क्वेश्चन भी पूछा गया एग्जाम में। ये सब चीजें हम टेबल से आपको अच्छे से याद हो जाएगी कि ये रहा आपका प्रथम चरण बनाया गया ABCD, इसका नाम रखा गया मत्स्य संघ, और इसका उद्घाटन कौन करेंगे? NV गाडगिल। ये रहा उद्घाटन कौन कर रहे हैं इसका? NV गाडगिल। बच्चों NV गाडगिल के द्वारा उद्घाटन करने से पहले आप देखेंगे एक चीज कि इसका जो ये उद्घाटन है ये कब किया गया, तो बच्चों इसकी डेट है 18 मार्च 1948। ये जो डेट है ना 18 मार्च 1948, ये आपके NCERT की बुक्स में दी गई है 18 मार्च 1948। ये किताब आपके हिंदी ग्रंथ अकेडमी की किताबों में 18 मार्च 1948 है। लेकिन बच्चों एक बहुत अच्छा फैक्ट बता, हमें 18 मार्च 1948 से ध्यान रखनी है, लेकिन देखो एक फैक्ट बताती हूं मैं आपको। ये देखो आप, ये राजस्थान विधानसभा की साइड से मैंने स्क्रीनशॉट लिया बच्चों, और राजस्थान विधानसभा की साइड के ऊपर समूह का नाम दिया गया मत्स्य संघ, जिसके अंदर 4 हमारे रियासतें शामिल हुई है, अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली। और इसके संगठन की तारीख क्या बता रखी है? 17/3/1948, 17 मार्च 1948। अब ये तारीख क्यों 17 मार्च 1948 बता रखी है? 18 सही है या 17 सही है ये मैं आपको नहीं बता सकती, लेकिन इतना कहूंगी कि यदि एग्जाम में आपको डेट पूछी जाती है तो एग्जाम में आपको 18 ही बतानी है, क्योंकि ये सवाल कई बार RPSC और RSM SSB ने एग्जाम में पूछ लिया है, और पूछने के साथ साथ ही हिंदी ग्रंथ अकेडमी और NCERT ने इसी को सही किया है। तो हमें यही बताना है। ठीक है बच्चों, आया समझ में? नहीं आया? देखो बच्चों समझना पड़ेगा, यदि आप बहुत अच्छी कोशिश करेंगे तो समझ में आएगा, क्योंकि रात नहीं ख्वाब बदलते हैं, रात नहीं ख्वाब बदलते हैं, मंजिल नहीं, रात नहीं ख्वाब बदलता है, मंजिल नहीं कारवा बदलता है। जज्बा तो रखना, जज्बा होना चाहिए जीतने का, क्योंकि किस्मत बदले ना बदले पर वक्त जरूर बदलता है। ठीक है बच्चों, आ जाओ। तो क्या हुआ, इसका उद्घाटन कब रखा गया? 18 मार्च 1948 को इसका उद्घाटन किया गया। उद्घाटन किसने किया इसका उद्घाटन किया है बच्चों NV गाडगिल ने। इसके उद्घाटनकर्ता कौन है? NV गाडगिल, जिनका नाम मैं आपको लिखा चुकी हूं टेबल के अंदर। ये NV गाडगिल का पूरा का नाम है नरहरि विष्णु गाडगिल। नरहर विष्णु गाडगिल। नरहर विष्णु गाडगिल ये है खनिज मंत्री और ऊर्जा मंत्री हुआ करते थे। खनिज मंत्री व ऊर्जा मंत्री हुआ करते थे। ठीक है, तो ये NV गाडगिल इनके उद्घाटनकर्ता रखे गए हैं। और इनके प्रधानमंत्री कौन बनाए गए बच्चों? तो प्रधानमंत्री का नाम भी लिख लीजिए आप। प्रधानमंत्री के ऊपर भी अपन चर्चा कर चुके हैं। प्रधानमंत्री कौन है इसके? शोभाराम कुमावत। प्रधानमंत्री कौन है? शोभाराम कुमावत। ये जो शोभाराम कुमावत है ये प्रथम राजस्व मंत्री रहे हैं, राजस्थान के प्रथम राजस्व मंत्री रहे हैं। ये राजस्थान के प्रथम राजस्व मंत्री रहे हैं। राजस्थान के प्रथम राजस्व मंत्री क्या रहे हैं? ये राजस्थान के प्रथम राजस्व मंत्री भी ये रह चुके हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया आप सभी को बच्चों। इसी प्रथम संघ का उप प्रधानमंत्री बनाया गया था। इस संघ का उप प्रधानमंत्री किससे बनाया गया है? तो इस संघ का जो उप प्रधानमंत्री बनाए गए हैं, उप प्रधानमंत्री बनाए गए हैं जुगल किशोर चतुर्वेदी। जुगल किशोर चतुर्वेदी। ये जुगल किशोर चतुर्वेदी जो है ये कौन है बच्चों? ये राजस्थान के नेहरू कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं ये? राजस्थान के नेहरू। राजस्थान के नेहरू कहलाए।
राजस्थान के नेहरू। तो इस प्रकार से इसका प्रथम चरण का संगठन किया गया। प्रथम चरण एकीकरण का प्रथम चरण, एकीकरण के प्रथम चरण का उद्घाटन 18 मार्च 1949 को कौन कर रहे हैं? एनवी गाडगिल। कौन कौन सी रियासतें सम्मिलित हो रही है बच्चों? तो रियासतें सम्मिलित हो रही है आपकी अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली और दौसा, ठीक है। और इसी के साथ में इसका मत्स्य संघ नाम महाभारत काल से कारण रखा गया। किसने रखा है? केम मुंशी ने रखा है। और इसकी प्रथम बैठक कब हो रही है? भरतपुर के लोहागढ़ दुर्ग में मत्स्य संघ की प्रथम बैठक हो रही है, ठीक है। ये सारी चीजें समझ में आ गई। अब बच्चों जिन शासकों ने अपनी रियासतें इनको दे दी, उनको भी तो कुछ मिलना चाहिए ना? नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए। तो बच्चों ये जो 4 रियासतें मिलकर के हमारे सामने आई है, इन 4 रियासतों का जो क्षेत्र बन गया है, क्षेत्रफल हो गया, वो कितना हो गया? देखो इस रियासतों का जो क्षेत्रफल बनकर के क्या हो गया? इन चारों का मिल गई चारों रियासतें, तो क्षेत्रफल कितना हो गया? 12,000 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद में इनकी आबादी कितनी हो गई बच्चों? यहाँ की टोटल आबादी हो गई है, आबादी कितनी हो गई है? 18.38 लाख। आबादी कितनी हो गई है? 18.38 लाख। और यहाँ की जो वार्षिक आय थी, सालाना आय कितनी हो गई है? वार्षिक हो गई है 1,84,00,000। 1,84,00,000। ये चारों रियासतें मिलने, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये डेटा, ये एग्जाम में पूछा जाता है डेटा। तो आपके जो प्रथम चरण है, प्रथम संघ है, प्रथम चरण का क्षेत्रफल कितना हो गया? 12,000 किलोमीटर स्क्वायर, आबादी 18.38 और वार्षिक आय कितने हो गया? 1,84,00,000। हमारी शर्तें क्या थी? 10 लाख से ज्यादा जनसंख्या होनी चाहिए, आबादी कितनी हो गई? 18.38, वार्षिक आय कितनी हो गई? 1 करोड़ से ऊपर है, 1,84,00,000। ये बात समझ में आ गई। अब इन शासकों ने, जिन्होंने अपनी रियासतें विलय करने को तैयार हो गए हैं, इन शासकों को भी तो कुछ मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए। तो देखो इन शासकों को भी जो है वार्षिक दिया गया, राशि दी गई। तो जो आपके अलवर के शासक थे, अलवर शासक कौन है? अलवर के शासक कौन है बच्चों? तेज सिंह जी। तो अलवर के शासक को सालाना कितनी राशि दी जाएगी? सैलरी के तौर पर, तनख्वाह के तौर पर। तो इनको दिया गया 5,20,000। इनको कितने रुपए दिए गए? 5,20,000 रुपए इनकी आय रखी गई। उसके बाद में अलवर के शासक के बाद में भरतपुर के शासक है। भरतपुर के शासक कौन है बच्चों? भरतपुर के शासक है ब्रजेंद्र सिंह जी। भरतपुर के शासक ब्रजेंद्र सिंह की, जिनका क्या रखा गया है? 5,02,000। 5,02,000 रुपए। उसके बाद में है आपके पास में अलवर और भरतपुर के शासक के बाद में लिखेंगे आप धौलपुर के शासक। धौलपुर के शासक कौन है? नाम लिखा चुकी हूं मैं ऊपर, उदयभान सिंह जी। और धौलपुर के शासक को दिया गया है 2,64,000, ठीक है बच्चों। और इसी के साथ में धौलपुर के शासक को 2,64,000 तथा करौली के शासक, करौली के शासक जो हैं उनको दिया गया है 1,05,000 रुपए, ठीक है। तो ये सारी जो है, ये सालाना इन लोगों की क्या रखी गई है? सैलरी रखी गई है। ये सैलरी कहाँ से देखी बच्चों अपन ने? तो इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? तो राजस्थान विधानसभा की जो साइट है, ये देखिए आप लोग, हमारे पास में अलवर की राजस्थान विधानसभा की साइट के ऊपर ये डेटा दे रखे हैं। अलवर के शासक जो थे तेज सिंह जी, उनकी क्या है सालाना आय? 5,20,000 रुपए, ठीक है। आप इसके साथ अलवर का क्षेत्रफल भी देख सकते हैं, 3,217 है। वहाँ की जनगणना कितनी थी? 8,23,055। तो ये सारी चीजें आप देख सकते हैं यहाँ से। और भरतपुर है, तो भरतपुर के शासक की क्या रखी गई है? 5,02,000 रुपए। भरतपुर के बाद में आपके पास में धौलपुर है। धौलपुर के शासक को की क्या रखी गई है? 2,64,000 रुपए। और इसी के बाद में अपन देखेंगे करौली के शासक, तो करौली के शासक की क्या रखी गई है? 1,05,000 रुपए। तो बच्चों इस तरीके से ये डेटा, और भी बहुत सारे डेटा यहाँ पर दिए गए हैं, आप जानकारी ले सकते हैं यहाँ से। तो इस प्रकार से इनकी ये सैलरी डिसाइड बताई गई है। अब देखो आप लोग, क्या हुआ बच्चों? इतना सारा मैटर देख करके डर लगने लग गया? डरना नहीं है बच्चों। वो कहते हैं ना, मैं भी डर गया था फासला देखकर,
मैं भी डर गई थी फासला देखकर, पर मैं चलती रही रास्ता देखकर, खुद ब खुद नजदीक आती गई मेरी मंजिल, मेरा हौसला देखकर। ठीक है बच्चों, आ जाओ। तो इस तरीके से ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होगी अच्छे से। अब देखो मैं एक बहुत अच्छी बात बताती हूँ जो कि हमारे एग्जाम में जिसके ऊपर 2 सवाल पूछे गए हैं। एक तो लैब असिस्टेंट 2019 में पूछा गया है और एक क्वेश्चन पूछा गया है सेकंड ग्रेड टीचर 1/5/2017 को पूछा गया है। देखो क्या क्वेश्चन, आओ बहुत अच्छी चर्चा करते हैं एक चीज के ऊपर कि ये जो इन 4 शासकों को A, B, C और D, ये जो 4 रियासतों के शासक थे ना, अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर, इनको कहाँ बुलाया था? दिल्ली बुला लिया था। इनसे कहा कि भाई आपको राजस्थान में सम्मिलित होना है, तो भरतपुर, कौन सा क्षेत्र? भरतपुर, और एक क्षेत्र कौन सा है आपका? धौलपुर। तो भरतपुर और धौलपुर के शासकों ने एक बात कही, क्या कहा इन्होंने कहा कि भाई हमारे यहाँ की जो जनता है, प्रजा है, वो भाषा के आधार पर राजस्थान में ना मिलकर के उत्तर प्रदेश में जाना चाहती है। ये बात कही, किसने कही ये बात कही भरतपुर और धौलपुर के शासकों ने। तो फिर जो यहाँ के सचिव थे वीपी मेनन, रियासती विभाग के वीपी मेनन थे, उन्होंने कहा कि यार जनता की ऐसी बात तो एक बार जनता का मत हम भी जान ले। तो इन्होंने डॉक्टर शंकर देव राय के निर्देशन में एक समिति का गठन किया, 3 सदस्यीय समिति का गठन किया। उसमें कितने सदस्य रखे गए? 3 सदस्य रखे गए उस समिति में, और वो तीनों सदस्य भरतपुर और धौलपुर की जनता के पास गई और उनका बहुमत जाना, उनका मत जानने का प्रयास किया। जब उनका मत जाना और उन्हें समझाया कि भाई आप राजस्थान में रहिए, आपका वर्चस्व रहेगा, तो फिर सारी जनता मान गई और जनता के मानने पर फिर इन्हें कहाँ मिलाया गया? राजस्थान में मिलाया गया। तो बच्चों इसको नोट डाल करके लिख ले, ये एग्जाम में पूछा जाता है, इसके ऊपर 2 बार एग्जाम में सवाल आया है। ऐसा का ऐसे लिख लीजिए जो मैं लिखाने जा रही हूं कि भरतपुर व धौलपुर रियासतें भाषाई आधार पर उत्तर प्रदेश में जाना चाहती थी, उत्तर प्रदेश में जाना चाहती थी, परंतु वीपी मेनन ने डॉक्टर शंकर देव राय के निर्देशन में, डॉक्टर शंकर देव राय, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है ये, डॉक्टर शंकर देव राय के निर्देशन में 3 सदस्यीय समिति का गठन किया। 3 सदस्यीय समिति का गठन किया तथा राजस्थान में मिला लिया। तथा जनता का मत जानकर उन्हें राजस्थान में मिला लिया, तथा जनता का बहुमत जानकर राजस्थान में मिला लिया, इसको ऐसा कैसे लिख लें बच्चों? ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है आपके लिए, एग्जाम में पूछी जाएगी ये। इसके ऊपर सवाल किस तरीके से पूछा जाएगा, देखो मैं सवाल पर चर्चा करती हूँ आपके सामने। इसके ऊपर 2 सवाल पूछे गए हैं बच्चों, दोनों ही क्वेश्चन, एक लैब असिस्टेंट 2019 में पूछा गया है और एक क्वेश्चन आपके उसमें पूछा गया है। तो पहला क्वेश्चन तो देखें आप, एक क्वेश्चन दिखाती हूँ मैं आपको, क्वेश्चन लिखेंगे आप अच्छे से। क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि शंकर देव
राय शंकरदेव राय समिति का गठन भरतपुर व धौलपुर की जनता का बहुमत जानने के लिए किया गया है। बहुमत जानने के लिए किया गया है कि वह भारत में राजस्थान में रहना चाहती है या उत्तर प्रदेश में। वह राजस्थान में रहना चाहती है, राजस्थान में या उत्तर प्रदेश में रहना चाहती है, उत्तर प्रदेश में रहना चाहती। यही लैंग्वेज थी बच्चों एग्जाम की, रहना चाहती थी। इस समिति में कितने सदस्य थे? इस समिति में कितने सदस्य थे, ये पूछा गया बच्चों। इसका आंसर क्या होगा? आपके आंसर बताओ इसका। मैंने क्या लिखाया? डॉक्टर शंकरदेव नलाद के सदस्य निर्देशन में 3 सदस्यीय समिति का गठन किया गया है। इसमें कितने सदस्य थे? इसका आंसर है आपका 3। इसमें कितने सदस्य थे? 3। ये सवाल पूछा गया आपके सेकंड ग्रेड टीचर के एग्जाम में। ये सवाल पूछा गया, एग्जाम लगी थी 1/5/2017 को। आप चाहें तो पुराने पेपर उठाकर देख सकते हैं। तो बच्चों आया ना सवाल हमारे ही मेटर से हमारे सामने। हमें हो आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? आना चाहिए, नहीं आना चाहिए? बोलो, आना चाहिए। चलो, एक सवाल पूछा गया बच्चों, एक क्वेश्चन और देखेंगे आप लोग यहाँ पर ही। ये सवाल 2 बार पूछा गया है। क्या सवाल है देखो, सवाल क्या पूछा गया है? राजस्थान के एकीकरण के प्रथम चरण का वह राज्य जो जनता के भाषा के बहुमत के आधार पर उत्तर प्रदेश में विलीनीकरण के लिए तैयार था। वो तो इस समिति ने इन्हें समझाया, नहीं तो ये उत्तर प्रदेश में जाना चाहती थी जनता। तैयार था। बच्चों इस सवाल के अंदर थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, क्योंकि है ना जो बुक्स हैं, एनसीईआरटी की किताबें हैं, हिंदी ग्रंथ अकेडमी की किताबें हैं, वो तो हमें किसके लिए कह रही है बात? ये बात अलवर और भरतपुर दोनों के लिए कह रही है। यदि सवाल अलवर भरतपुर साथ में और यदि समिति के ऊपर आता है तो हमें ये जवाब देना है। और यदि ये सेम क्वेश्चन आता है जो कि 2 बार एग्जाम में पूछ लिया गया है, दोनों बार कब पूछा गया है? ये पूछा गया एक तो आपके जूनियर इंस्ट्रक्टर इलेक्ट्रीशियन 2019 में, एक पूछा गया ये लैब असिस्टेंट। रिपीटेड क्वेश्चन है, एक ही साल में 2 बार। लैब असिस्टेंट 2019 में। लेकिन बच्चों इसके ऑप्शन में थोड़ा सा मतभेद है। पहला ऑप्शन है इसमें अलवर। पहला ऑप्शन क्या है इसमें? अलवर। दूसरा क्या है? भरतपुर।
तीसरा क्या है धौलपुर, और चौथा क्या है बच्चों करौली। करौली। अब बच्चों हमारे पास में तो भरतपुर धौलपुर दोनों की जानकारी, हम किसको सही करें, भरतपुर भी है धौलपुर भी है। तो बच्चों आरएसएम एसएसबी ने दोनों बार धौलपुर को करेक्ट आंसर बताया है। तो यदि सवाल पूछ लिया जाता इस तरीके से तो धौलपुर बताना है, और यदि आपको इस समिति के बारे में देखकर जानकारी पूछ ली जाती है तो ये, और यदि भरतपुर धौलपुर दोनों साथ में बताए गए हैं तो ऐसे जवाब देना है। ठीक है बच्चों। तो बच्चों मैंने अच्छे से आपको सारी चीजें बताई है कि किस तरीके से चारों रियासतों को मिलाकर के प्रथम चरण बनाया गया, किसने इसका उद्घाटन किया, तेज सिंह जी को किस प्रकार मनाया गया, और यहाँ के शासकों की क्या सालाना आय रखी गई है, इस क्षेत्र के क्या क्या क्षेत्रफल हैं, क्या इसकी आबादी है, क्या वार्षिक आय रखी गई है, और किस प्रकार से यहाँ पे प्रधानमंत्री बनाए गए हैं, कब इसका उद्घाटन किया गया है, कब इसकी प्रथम बैठक रखी गई है, और क्या क्या इसमें से किस तरीके के सवाल एग्जाम के अंदर पूछे गए हैं, और किस तरीके से विधानसभा की साइड के ऊपर से मैंने आपको जानकारी दी है। तो ये हुआ बच्चों आपके राजस्थान के एकीकरण के प्रथम चरण के बारे में पूरी जानकारी। मैं जितना डिटेल में बता सकती थी, जितना मेरे पास में प्रयास था, मैंने उस प्रयास से आपको अच्छे से समझाने का प्रयास किया है बच्चों। उम्मीद करती हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और आप इसे अच्छे से पढ़ने का प्रयास भी करेंगे। नहीं करेंगे? अरे बोलो, करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे। वेरी गुड। करोगे तो फायदा होएगा बच्चों, नहीं करोगे तो मैडम जी नाराज हो जाएगी आपकी, हो जाएगी ना मैडम, फिर बदल जाएगी। वैसे बदलते नहीं हैं हम कयामत की तरह, हर एक रुत में तेरा इंतजार करते हैं, जिसे समझ न सको तुम कयामत तक, खुदा की कसम हम तुम्हें इतना याद करते हैं। ठीक है बच्चों, जय हिंद जय भारत।